हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे। मुझे पता है इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़ोगे नहीं, एटलीस्ट न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट हुई है उसे कवर कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से। जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस बार मेंस में। सो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर से ही। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर उसी को कवर करेंगे। सिमिलर आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा। एज सच कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स तो सेम ही है, इकोनॉमिक सर्वे से ही आया है। सो पहले के इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अभी अभी थोड़ा सा क्वालिटी उतनी अच्छी रही नहीं है, उतने नए कंसेप्ट देखने को नहीं मिले, थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है अभी। वरना मैं पहले हमेशा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट बुक पढ़ा करता था, अब इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है। पहले बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट आया करते थे जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन थे। थालीनॉमिक्स दिया था उन्होंने, डोसा इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट आया करते थे। इस बार का जो सर्वे है रिलेटिवली पिछले कुछ सालों से बेहतर सर्वे है। और दूसरा जो इस बार का मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस बार सरकार ने जो डिनायल में जी रही थी कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिनायल से जीना बंद करके एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ी है। इकॉनमी में प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। तो इस बार के बजट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। सरकार पुश करेगी कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। सो कहीं ना कहीं एक पूरा इलेक्शन लगा सरकार को एक्सेप्ट करने में कि कहाँ इश्यूज़ हैं इकॉनमी में, और उसको डॉक्यूमेंट के थ्रू भी इस बार एड्रेस करने की कोशिश की है। और होपफुली बजट के थ्रू भी ये प्रॉब्लम एड्रेस की जाएगी। नाउ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट के एक दिन पहले ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसमें जनरली एक साल में इकॉनमी ने कैसा परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है कि अगले साल इकॉनमी कितना ग्रो कर सकती है, क्या क्या इश्यूज़ रहेंगे जिसे रिजॉल्व करना रहेगा। ये सारे एस्पेक्ट पर इकोनॉमिक सर्वे में बात होती है। अगर हम बोलें कि कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको रिलीज़ करता है। इसका जो इकोनॉमिक डिवीज़न होता है वो इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करता है। और ये जो रिपोर्ट है किसके गाइडेंस से बनाई जाती है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के गाइडेंस से बनाई जाती है। ठीक है। इसमें जनरली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जॉब हो गया, ट्रेड हो गया, साइज ऑफ इकोनॉमी हो गया, इनके बारे में डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा, मॉनिटरी एग्रीगेट्स देखने के लिए मिलेगी। सो ये हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। नाउ शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में बात की है वो है फर्स्ट हमारी न्यूज़। इकोनॉमिक लाइकली टू ग्रो बाय 6.5 to 7% दिस ईयर सर्वे। सो 24-25 जो फिस्कल ईयर है उसमें इस बार जो इकॉनमी है वो कितने परसेंट से ग्रो कर सकती है? 6.5 to 7% से। ठीक, शुरू करते हैं। द इंडियन इकॉनमी हैज़ ब्रॉडली कॉट अप विथ प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड्स, अवर्टिंग एनी परमानेंट स्कैरिंग, एंड इज लाइकली टू ग्रो बाय 6.5 to 7% दिस ईयर विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ क्लॉकिंग 7% प्लस ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स। सो क्या कह रहा है कि इंडिया जो है अपने प्री कोविड के समय में जो ग्रोथ के ट्रेंड्स थे वहाँ पर वापस पहुँच चुका है, और अब ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह के इश्यूज़ इकोनॉमी को फेस करने पड़ेंगे। 7% ग्रोथ कंफर्टेबली वो अचीव कर सकता है, और आने वाले सालों में भी 7 से ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ जीडीपी रहेगी। As per the economic survey for 23-24 that also drew attention to the need to address inequality and unemployment as a policy priority। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने कंसर्न भी व्यक्त किए हैं रिलेटेड टू इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको अर्जेंटली एड्रेस करने की बात कही है। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कंसिस्टेंट ग्रोथ। ठीक, ये आपका कोविड ईयर है जिसमें नेगेटिव जीडीपी थी। उसके पहले
2019 में भी जीडीपी 4.5% के अराउंड रही थी, जो कि कम थी। लेकिन जब से कोविड के बाद से जो नेक्स्ट ईयर रहा है, उसके बाद से जीडीपी काफ़ी बढ़ी है। ये वाले साल की जीडीपी बेस ईयर के कारण बढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव थी, तो थोड़ा बहुत भी प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी पॉजिटिव में थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी जीडीपी अराउंड 7% रही है, और इस साल की जो जीडीपी थी 8.2%, जो कि काफ़ी हेल्दी जीडीपी। अब ऑलमोस्ट हम लोगों का जो नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइसेस में, हम वो प्री कोविड टाइम पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट ईयर से जो ग्रोथ होगी वो 2019 में जितनी ग्रोथ हो रही थी, कोविड ईयर्स हमने के कारण हमारी ग्रोथ कम हो गई थी, नॉमिनल जीडीपी कम हो गई थी। अब वापस नॉमिनल जीडीपी अचीव कर लिए। अब वापस 29 के बाद अगर कोविड नहीं होता तो जो ग्रोथ होती वही कंटिन्यू। तो 3-4 साल हम लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है कोविड के कारण, और पूरी दुनिया को हुआ है यार। उसमें हम अकेले इंडिया कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब वापस हम ट्रैक पर आ चुके हैं। और सर्वे also made a pitch for the union and state government to let go of their myriad regulatory power to ease the burden on businesses. He also prodded the corporate sector to take responsibility of generating productive jobs in its own enlightened self-interest. ठीक, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार है उसको रेगुलेटरी पावर्स को ईज़ करने की ज़रूरत है। जो कॉरपोरेट और जो बिज़नेस के लिए इतनी ज़्यादा रेगुलेशन बना के रखें उसको ईज़ करें, और कॉरपोरेट सेक्टर को कहा है कि भाई अब जिम्मेदारी लीजिए और एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है आप प्रोड्यूस करिए, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में करिए, लेकिन आप प्रोड्यूस करिए। बेसिकली जो बिजनेसेस हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक कंसर्न रेज किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईटी सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो कम प्रोड्यूस हो रही है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना। डिप्लॉइंग कैपिटल इंटेंसिव एंड एनर्जी इंटेंसिव एआई इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट थिंग ग्रोइंग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी नीड्स। सो आईटी सेक्टर वालों को कहा गया है कि भाई ये जो कैपिटल इंटेंसिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये आपको लास्ट रिजॉर्ट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा स्किलिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात की गई है। इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इकोनॉमिक सर्विस mooted स्टेप्स टू टैकल इनइक्वालिटी, इम्प्रूव द यंग पॉपुलेशन हेल्थ इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड ब्रिज द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप। दे ऑल्सो सॉट अ रिबूट ऑफ स्किलिंग इनिशिएटिव टू हेल्प द इंडस्ट्री फाइंड पीपल विद द राइट एटीट्यूड एंड स्किल्स। एक्चुअल में जो एक सर्वे है उसने ये बताया है कि लोगों के पास प्रॉपर स्किल नहीं है। लगभग 50% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं। अगर उन्हें स्किल दी जाए तो राइट एटीट्यूड और राइट स्किल वाले लोगों को जल्द ही जॉब मिल सकती है, और जॉब्स हैं लेकिन प्रॉपर स्किल ना होने के कारण लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो स्किलिंग पर फोकस करने की बात की गई है। सो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वे नोट्स राइज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, है ना, हेल्थ से रिलेटेड है। GS2 में अगर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेटा यूज़ करना है। ठीक है, क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट दैट द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 shows an increase in share of government health expenditure in GDP and in the total health expenditure। 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में जो सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में। ठीक, 2014-15 में जो सरकार का एक्सपेंडिचर था प्राइमरी हेल्थ केयर में वो 51% था, जो कि 19-20 में 55.9% हो गया है। द शेयर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर रोज फ्रॉम 73.2 टू 85.5%। ओवरऑल अगर देखें तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 73% था पहले, अब 85% हो गया है। हालांकि जो
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर में इनका जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है 83 से 73% में। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो टर्शरी डिसीज़ बर्डन है वो इंक्रीज़ हुआ है, और इसके अलावा जो सरकार का प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लोग कम जा रहे हैं। तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी और सेकेंडरी केयर का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, और वहीं सरकार का प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या, आपके ओपीडी ब्लॉक जो होते हैं जिसमें आपको हल्की सी खांसी आई बुखार आया तो आप डॉक्टर को दिखा दिए। टर्शरी मतलब जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, सर्जरी वगैरह करवाते हैं, जब आपका सारा डायग्नोसिस हो गया और ऐसा लगा कि अरे ये बहुत बड़ा इशू है, सर्जरी हो रही है या फिर इसके लिए ये करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें टर्शरी हेल्थ केयर में आती है। सो ओवरऑल अगर देखें तो जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट ऑल्सो नोट्स एन इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ फ्रॉम 5.7% इन 2014 टू 9.3% इन 2019-20। सो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। दैट मीन्स कि जो इंश्योरेंस ले रहे हैं हेल्थ रिलेटेड वो इंक्रीज़ हुआ है। सो ओवरऑल ये क्या शो कर रहा है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ओवरऑल टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में कम हुआ है। वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर धीरे धीरे कम हुआ है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह अब लोग ज़्यादा लेने लगे हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो जाएगा। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा लिख के रखना है थोड़ा थोड़ा हर एक सेक्टर का। नेक्स्ट कर लेते हैं, सर्वे स्ट्रेस सिंसिंग स्किलिंग विथ लर्निंग टू बूस्ट जॉब प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, तो ये वापस स्किल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक, द इकोनॉमिक सर्वे रिलीज्ड ऑन मंडे स्ट्रेसेस दैट implementing the new education policy to achieve learning outcome and sensing that with skilling outcome will boost job prospect of India's youth। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत बढ़िया पॉलिसी है, उसके थ्रू हम लर्निंग आउटकम अचीव कर सकते हैं, और साथ में जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके साथ अगर आप स्किलिंग को भी साथ में लेकर चलते हैं तो जो जॉब प्रॉस्पेक्ट होंगे अमॉन्ग यूथ वो बढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे ओनली 51% ऑफ ग्रेजुएट्स वर एम्प्लॉयबल। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह चिपकाना होता है कि कितने परसेंट है ना जॉब से रिलेटेड। GS3 के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिख के रखो। सो 51% ही ऐसे ग्रेजुएट हैं जो कि एम्प्लॉयबल होते हैं जिनके पास अप्रोप्रिएट स्किल होती है। It also notes that skilling is falsely taken as applying to dropout and those who did not perform well in academics, but that perception need to change to boost employability। So हमारे यहाँ क्या इशू है एजुकेशन में कि अगर कोई अच्छा एजुकेशन ले रहा है ना, मतलब अच्छे ग्रेड्स ला रहा है तो वो बढ़िया कंटिन्यू करे, और जो लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं या फिर उनसे 10th नहीं हो रही या 10th जैसे तैसे हुई है तो फिर बोले कि आप क्या करें, तो ITI कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है ITI के थ्रू। या फिर कोई अच्छा नहीं है एकेडमिक्स में या ड्रॉप आउट कर लिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को स्किल पे फोकस करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनको बोले कि तुम पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, PhD करो, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग नहीं होती। ये परसेप्शन को ख़त्म करना है। स्कूलिंग के साथ ही हमें स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा जो है सर्वे में कहा गया है, ताकि जो स्किल है लोगों की वो इम्प्रूव हो सके और वो एम्प्लॉयबल बन सके। द सर्वे हैज़ फ्लैग्ड अ कंसर्न दैट वेरियस रिपोर्ट्स हैव बीन हाईलाइटेड द गैप बिटवीन क्लास स्टैंडर्ड एंड लर्निंग लेवल विच हैज़ वाइडन सिंस कोविड। तो सर्वे ने कंसर्न व्यक्त किए हैं कि जो लर्निंग है ना, जो कि हर क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए थी, वो लर्निंग हो नहीं पा रही है और ये गैप बढ़ता जा रहा है। स्पेशली ड्यूरिंग कोविड आवर्स ये लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे रिलेटेड यहाँ डेटा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 स्टूडेंट परफॉर्मेंस अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन NAS 2021। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें 2017 से 2021 के बीच में, तो क्लास 10th स्कोर डिक्रीज्ड बाय 13.4% इन मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं उनका क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो ओवरऑल नंबर हैं वो डिक्रीज हुए हैं, लगभग 13% नंबर डिक्रीज हुए। 18.6 इन साइंस, 9.1 इन सोशल साइंस, वाइल क्लास 3 स्कोर्स डिक्रीज्ड बाय 3.9% इन लैंग्वेज, 4.7 इन मैथमेटिक्स एंड 4.4 इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक, तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि कोविड के समय में बहुत ज़्यादा जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईपी इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, ये स्कीम चालू की। इसमें फोकस क्या था, क्लास थर्ड का जो बच्चा है उसको बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी बोलते आनी चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवीजन ये सब आना चाहिए। और ये लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। मेनली प्री कोविड लेवल तक के अगर हमें लर्निंग आउटकम को लेके जाना है तो हमें इस प्रोग्राम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वे में ये हाईलाइट किया है कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में वो लास्ट ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जो बजट एस्टिमेट था उससे 60,000 करोड़ कम हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। यार एजुकेशन में पैसा भी ज़्यादा, बजट एस्टिमेट भी ज़्यादा होना चाहिए, बजट एलोकेशन भी ज़्यादा होना चाहिए और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है, पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड है इसका मतलब ये सरकार को देने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर पर हम रिलाय नहीं कर सकते। और इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा फार रीचिंग है, बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा है। अगर पर्सनली लेवल पर जो है अगर बच्चा एजुकेटेड हो रहा है तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्किल्स आ जाती है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो जाता है एंड ऑल। ओवरऑल कंट्री को भी फ़ायदा होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा है यार, है ना। एजुकेशन वाली सोसाइटी रहेगी, अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी तो ओवरऑल क्योस कम होगा सोसाइटी में, पीस ज़्यादा होगा, कम्युनल हार्मनी ज़्यादा होगी। हालांकि ट्विटर कर खोल के देखो तो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग ही आपको मिलेंगे, पर स्टिल काफ़ी एक्सट्रीम व्यूज़ और पोलराइज व्यूज़ देखने को मिलते हैं। पर ओवरऑल फिर भी हम देखें तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार को इस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी टोटल जीडीपी का 2.8% एक्सपेंडिचर जो है सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग से कर रही होगी, बिल्कुल ठीक। कम से कम 6% तो यार होना चाहिए जीडीपी का। बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़, चाइना को छोड़ भी दें, ब्राज़ील वगैरह, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर इंडिया से ज़्यादा है एजुकेशन में, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ठीक, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग, ठीक। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने इस पर काफ़ी आर्टिकल पढ़े हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है, उसी चीज़ को यहाँ हाईलाइट किया गया है। क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो मेंस डेवलपमेंट मॉडल से वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कौन, वी अनंथा नागेश्वरन, ठीक। देयर हैड बीन a 218% increase in the budgetary allocation for scheme for welfare and empowerment of women, even as he acknowledged that the women in India face the motherhood penalty with a drop in female labor force participation rate around the childbearing year। क्या कह रहा है कि इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ, ठीक। और पिछले कुछ सालों में जो वेलफेयर स्कीम है वुमेन्स के लिए, उसमें बजट एलोकेशन 218% इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ने ये एक्नॉलेज ज़रूर किया है कि महिलाओं को मदरहुड पेनाल्टी फेस करनी पड़ती है और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जब मदर बनती हैं तो उस समय कम हो जाता है और वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाती हैं, तो ये मदरहुड पेनाल्टी है। तो ये वर्ड का यूज़ करना है, मदरहुड पेनाल्टी, है ना। कहीं पर भी आता है तो ये मदरहुड पेनाल्टी की टर्म होगा आपके लिए। इस पे हमने आर्टिकल भी डिस्कस किए थे रिसेंटली, ये वर्ड आर्टिकल में भी आया था। तो ये मदरहुड पेनाल्टी लिख के रखो अलग से, है ना। इकोनॉमिक सर्वे के टर्म्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे। सो ये इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया है। द शेयर ऑफ द जनरल बजट द शेयर ऑफ द जेंडर बजट इन द टोटल यूनियन बजट हैज़ इंक्रीज टू 6.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। जो जेंडर बजटिंग है वो 2006 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुई थी और अभी जेंडर बजटिंग में जो ओवरऑल बजट एलोकेशन है उसमें जेंडर बजटिंग 6.5% लगभग की जा रही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एज इट इज़ इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। इंडिया हैज़ शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आ सकता है कि इंडिया इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। कमेंट, क्या मतलब है वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट। पहले महिलाओं के उत्थान करने के बाद पुरुष किया करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को सिर्फ
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं और अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जिसके बाद अगर उनको हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो वो खुद आगे बढ़कर अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं। यहाँ पर लीडरशिप खुद महिलाएं प्रोवाइड कर रही हैं। पहले पुरुष प्रोवाइड किया करते थे सारी चीज़ें, पूरा जिम्मेदारी लेते थे कि महिलाओं का उत्थान करना हमारी जिम्मेदारी है एंड ऑल। अब महिलाएं खुद से सामने आ रही हैं, उन्हें सिर्फ सपोर्ट दिया जा रहा है। बजट एलोकेशन में अगर हम देखें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। 218% हमें बजट एलोकेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। हालांकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये हाईलाइट किया है कि जो वुमेन हैं इंडिया में वो मदरहुड पेनाल्टी फेस कर रही हैं। जब भी वो माँ बनती हैं उस समय वो लेबर फोर्स से बाहर चली जाती हैं। सो वुमेन इन इंडिया फेस द मदरहुड पेनाल्टी विथ अ ड्रॉप इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अराउंड चाइल्ड बीयरिंग ईयर्स। अब ये जो मदरहुड पेनाल्टी है इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, इसको याद रखना है, इसको एज अ सब हेडलाइन की तरह यूज़ करना पड़ेगा, तब नंबर ज़्यादा आएंगे। पता चलना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सर्वे दिस इस तरीके से आंसर लिखने होते हैं। जितना अच्छे डेटा यूज़ करोगे, सर्वे के लैंग्वेज यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, रटना पड़ता है यार अल्टीमेटली। सो ये आपको ध्यान रखना है। द शेयर ऑफ द जेंडर बजट इन द टोटल यूनियन बजट हैज़ इंक्रीज टू 6.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, द हाइएस्ट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर बजटिंग स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2006। जेंडर बजटिंग स्कीम हमने कब शुरू की थी? 2006 में। बजट को जेंडर वाइज डिवाइड किया जा रहा था कि महिलाओं को स्पेसिफिकली कितना पैसा दिया जा रहा है, तो अलग से जो यूनियन बजट है उसको जेंडर सेंसिटिव कर रहे थे, उसी को जेंडर बेस्ड बजटिंग कहते हैं। सो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, जो बजट रिसोर्सेज हैं, वो हाईएस्ट अलोकेट इस साल 24-25 ईयर में किए जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। महिलाओं के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं। उन्हें सरकार स्किल देने में भी काफ़ी सफल रही है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर जो महिलाओं का परसेंटेज है स्किलिंग का, वो 2015-16 में 42% था और ये 52.3% हो गया है 2023-24 में। वहीं ITI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 9.8% से 13.3% हुआ है इसी दौरान 2015-16 से 23-24 के बीच में। अब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूरल इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 2017-18 में 23% था, 2022-23 में 37% के अराउंड हो गया है। ठीक है, तो ये हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये आपका अर्बन का है, ये आपका रूरल का है। ओवरऑल 36% के अराउंड आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर लगभग 52.3 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और उसमें से लगभग 55.6 अकाउंट महिलाओं के खोले गए हैं। सो ये सारा डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। सरकार ने जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए हैं उसको आपको पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या फिर सरकार ने जो काम किया है उससे कितना प्रोग्रेस हुआ है उसका अकाउंट पूछा जा सकता है। इसलिए सारे डेटा इम्पॉर्टेंट है। डेटा के लिए तो अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक क्रूशियल क्वेश्चन पर फोकस किया है केयर इकॉनमी में। सर्वे ने एस्टिमेट किया है कि अगर डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाए इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ GDP हैड द पोटेंशियल टू जनरेट 11 मिलियन जॉब्स इन दिस सेक्टर। केयर इकॉनमी मतलब क्या होता है यार? नर्सिंग, है ना। जो केयर करने वाली जो जॉब्स होती हैं, जैसे कि नर्स हो गया, आपके डॉक्टर्स हो गए, तो ये वाले इसमें अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर 2% भी GDP का करती है तो लगभग 11 मिलियन जॉब्स इस सेक्टर में प्रोड्यूस की जा सकती, क्रिएट की जा सकती है। और 70% जॉब किसके लिए क्रिएट होगी? ये महिलाओं के लिए। सो ये जो है
इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा है कि जो ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है केयर इकॉनमी से रिलेटेड, केयर सेक्टर से रिलेटेड, उस मॉडल को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ डेवलपिंग अ केयर सेक्टर इज़ टू फोल्ड, इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड प्रमोटिंग अ प्रॉमिसिंग सेक्टर फॉर आउटपुट एंड जॉब क्रिएशन। अगर हम देखें तो जो केयर सेक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो महिलाओं का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, है ना, और दूसरा ओवरऑल आउटपुट भी बढ़ेगा केयर इकॉनमी का, केयर सेक्टर का। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नरेटिव हैज़ चेंज से सर्वे ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट। ठीक, तो नरेटिव काफ़ी बदल गया है डिफेंस एक्सपोर्ट में। पहले इंडिया जो है डिफेंस के इंपोर्ट के लिए ही जानी जाती थी, एक्सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं करते थे थोड़ा बहुत, पर बहुत ही कम करते थे। अभी थोड़ा सा एक नरेटिव चेंज हुआ है और अब हम डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। 2015 से 19 के बीच में इंडिया हेल्ड डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, बट द नरेटिव हैज़ चेंज। According to the economic survey, the country defense production grew substantially from 74,000 crore in the financial year 2016-17 to 1,08,000 crore in 22-23, boosting defense exports. So, defense का production पिछले 6 से 7 सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। 74,000 करोड़ था, 1,08,000 करोड़ के आसपास अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी के कारण इंडिया का जो डिफेंस है, डिफेंस का एक्सपोर्ट है, वो बूस्ट हुआ है। इंडिया हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम एन आर्म इंपोर्टर एंड फाउंड अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 25 आर्म एक्सपोर्टर नेशन। सो इंडिया आर्म इंपोर्टर से आर्म एक्सपोर्टर बन गया है पिछले 7-8 सालों में, और अब 25 आर्म एक्सपोर्टर नेशन की लिस्ट में इंडिया का नाम भी आ रहा है। Nearly 100 domestic companies are exporting a wide range of defense product and equipments, including aircraft such as Dornier 228, artillery guns, BrahMos missile, Pinaka rockets and launchers, रडार्स, सिमुलेटर्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफेंस में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो एक्सपोर्ट प्रोसीजर काफ़ी इम्प्रूव हुई है, इसलिए ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया है, इन्वेस्टर फ्रेंडली बना दिया गया है। इसके अलावा एंड टू एंड ऑनलाइन एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन कर दिया गया है, जिसके थ्रू जो डीलेज़ हैं वो कर्टेल हो सके, कम हो सके, जो एक्सपोर्ट करने में डिले हुआ करते थे। ओवरऑल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया है सरकार के द्वारा, और आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनको इंडिजिनस डिज़ाइन के लिए और डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अलग अलग इनिशिएटिव्स के अंदर, जिसके कारण डिफेंस में जो प्रोडक्शन है ओवरऑल बढ़ रहा है एंड देयरफॉर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, मनरेगा जॉब डिमांड नो इंडिकेटर ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, तो मनरेगा की जो जॉब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है वो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का इंडिकेटर नहीं है, ऐसा जो है इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है। जनरली जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि मनरेगा जॉब डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब एग्रीकल्चर स्ट्रेस बढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर फार्म एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं जब तक कि स्लैक सीज़न नहीं आता। जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफ सीज़न है ना, जब तक बुआई चल रही तब तक के सारे फार्मर, सारे लेबर सब एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं। सडनली जब सब कुछ हो गया, अभी कटाई बुनाई को टाइम है, जब खाली बैठा है कोई किसान, तभी वो मनरेगा जॉब लेता है, पहली चीज़। या फिर कब लेता है? जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो, क्योंकि उसको इनकम की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर फसल ख़राब हो गई है। तो दो ही केस में क्या हो सकता है कि वो मनरेगा में जॉब कर सकता है, ऐसा माना जाता था इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और इसलिए वो बोलते थे कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो 100% एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और उन्होंने डेटा दिया है इसको जस्टिफाई करने के लिए। व्हेन तमिलनाडु हैज़ less than 1% of poor population in the country, it accounted for nearly 15% of all मनरेगा funds released in the financial year 23-24. So तमिलनाडु, जहाँ पर केवल 1% पुअर पॉपुलेशन है, वहाँ पर
आप देखें कि लगभग मनरेगा में जितना भी फंड केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है 15% फंड कौन इस्तेमाल कर रहा है, तमिलनाडु इस्तेमाल कर रहा है। जबकि यहाँ पर तो रूरल पॉपुलेशन मतलब पुअर पॉपुलेशन इतनी कम है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे। वहीं केरला की बात करें तो वहाँ तो 0.1% ऑफ पॉपुलेशन पुअर है, उसके बावजूद भी 4% ऑफ टोटल फंड एलोकेटेड वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और टुगेदर दे जनरेटेड 51 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों जो है लगभग 51 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। वहीं यूपी बिहार की बात करें जहां पर पुअर का परसेंटेज लगभग 45% है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 17% ऑफ मनरेगा फंड ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं 53 करोड़ पर्सन डेज। ठीक है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो जनरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि पॉवर्टी ज़्यादा है। तो ये नहीं बोल सकते आप कि केरला में, तमिलनाडु में जहाँ पर पॉवर्टी कम है वहाँ पर मनरेगा का पैसा ज़्यादा नहीं जा रहा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा मनरेगा में जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा दिखा रहा है कि वहीं पर ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। सो डिस्ट्रेस और मनरेगा की जॉब डिमांड ये दोनों एक एक दूसरे से हम इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था जो जनरली इकोनॉमिस्ट लोग है ना, अभी इस पे आर्टिकल भी आएंगे, इकोनॉमिस्ट लोग इंडिकेट करते थे कि अगर डिमांड बड़ी मनरेगा की मतलब एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, मेंटल हेल्थ अ की ड्राइवर फॉर इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट। पहली बार जो है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है ना। सरकार ने बिल्कुल मेंटल हेल्थ के लिए लॉ भी लेकर आई थी और कोविड के समय में कुछ स्कीम्स वगैरह भी लेके आई थी, सर्वेज भी हुए हैं। लेकिन इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर के एक स्टिग्मा अटैच है ना। कोई भी अगर थोड़ा सा भी बोले यार मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर, अबे ये सब तेरे फालतू दिमाग की चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें आदमी बोलने लगता है। उसके साथ में जो रहता है उसके सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझता है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं बाहर से कि अबे क्या ही है, पढ़ना ही तो है, तुमको मज़े कर रहे हो है ना, आराम से अच्छे खासे रूम में रह रहे हो, राजेंद्र नगर में रह रहे हो, मुखर्जी नगर में रह रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, खाओ और पढ़ो, बस इतना ही तो है। पर उसके उस जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सेटबैक्स लग रहे हैं, उसके कारण फेल होने के कारण प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, या इंटरव्यू में रुक जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेज में जो फेलियर सेटबैक होते हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती है। लेकिन कोई रिकॉग्नाइज़ करने को तैयार नहीं। पहले तो हम ही रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हम ही डिनाइल में जीते हैं, और उसके बाद अगर हम रिकॉग्नाइज़ करें तो बाकी कोई सुनने को तैयार नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास हम जाना नहीं चाहते क्योंकि बाकी लोग क्या सोचेंगे, लोग पागल बोलेंगे, ये सारा स्टिग्मा अटैच है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मेंटल हेल्थ पर फोकस किया गया है इस सर्वे में। Acknowledging mental health as a principally impactful driver of individual and national development, the economic survey for the first time extensively highlights its significance and implication on policy recommendation. So पहली बार जो है इकोनॉमिक सर्वे में मेंटल हेल्थ को लेकर के डिटेल में चर्चा की गई और किस तरीके से मेंटल हेल्थ नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Survey mentions that at aggregate economic level, mental health disorders are associated with significant productivity losses due to absenteeism, decreased productivity, disability, इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट एंड सो ऑन। सो क्या कह रहा है, एग्रीगेट इकॉनमी लेवल पर अगर हम रिलेशन देखें मेंटल हेल्थ का, तो मेंटल हेल्थ के कारण क्या हो रहा है, जो ह्यूमन कैपिटल है उसको नुकसान हो रहा है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को नुकसान हो रहा है। अगर जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल आउटपुट कम होगा, जीडीपी को नुकसान होगा। सो बेसिकली मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो छुट्टियां बहुत लोगे, जाओगे नहीं, सिक लीव ज़्यादा लोगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे, उसके कारण आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी और डिसेबिलिटी के चांसेस रहेंगे। ये सारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सो डायरेक्टली यहाँ पर एग्रीगेट लेवल पर मेंटल हेल्थ और इकॉनमी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमें ये भी एविडेंस मिले हैं कि पॉवर्टी के कारण मेंटल हेल्थ रिस्क बढ़ जाती है और मेंटल हेल्थ रिस्क के कारण पॉवर्टी बढ़ जाती है। दोनों ही कॉज एंड इफेक्ट का काम कर रहे हैं, एक ये साइकिल सी चल रही है ना, एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि पुअर हैं तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है,
फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कल क्या खाऊंगा इसकी चिंता, तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ेंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। द सर्वे स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-2016, 10.6 adults in India suffer from mental disorder, while the treatment gap ranges between 70 to 92% from different disorders. Further, the prevalence of mental morbidity is higher in urban metropolitan regions than in rural areas and urban non-metros areas. So, 2015-16 का अगर सर्वे देखें, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, तो उसके हिसाब से लगभग 10% अडल्ट ऐसे हैं जो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र हो रहे हैं। लेकिन ट्रीटमेंट गैप देखोगे तो 70 to 90% ट्रीटमेंट गैप है। इसका मतलब ये 10% लेट्स से 100 ऐसे लोग हैं ओवरऑल जिनको मेंटल हेल्थ इशू है, तो इसमें 90 ऐसे लोग होंगे जिन्हें ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है या फिर जो ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग डेटा है। अगर लोग ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस में सुसाइड वगैरह कमिट कर लें। सो मेंटल मॉर्बिडिटी का जो प्रिवेलेंस है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेट्रो रीजन्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि यार मेट्रो रीजन में जनरली न्यूक्लियर फैमिली रहती है, लोग अकेले रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। रूरल एरियाज़ में अभी भी न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो लोगों को डिस्ट्रेस में या फिर इस तरह की स्टेप्स लेने में जो है टाइम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो जनरली यहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं। साइटिंग अ स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द स्कूल स्टूडेंट बाय द नेशनल NCERT highlights the increasing prevalence of poor mental health among adolescents exacerbated by the COVID pandemic. So recently एक स्टडी की गई है NCERT की जिसमें हाईलाइट किया गया है कि कोविड के समय में जो मेंटल हेल्थ है एडोलेसेंट की 10 से 19 साल के बच्चों की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, उसमें बहुत बड़ा टोल हुआ है। ठीक है, तो लगभग स्टडी के दौरान पता चला कि 11% ऐसे बच्चे थे जो एंग्शियस फील कर रहे थे, 14% ऐसे बच्चे थे जो कि इमोशनली एक्सट्रीम फील कर रहे थे और 43% बच्चे के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देखने को मिले थे। रिकॉग्नाइजिंग मेंटल हेल्थ एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल वेलबींग, द सर्वे रिकमेंड्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स टू एक्सेलरेट इम्प्रूवमेंट मेड इन मेंटल हेल्थ केयर ऑन द ग्राउंड। सो जो सर्वे है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बोला है कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेंटल हेल्थ केयर इशू बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर सोशल मीडिया की भी बात की गई है कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर घूमना, निकलना, खेलना, रियल वर्ल्ड में लोगों से इंटरेक्ट करना कम हो गया है और देयरफॉर जो आइसोलेशन है वो बहुत बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं जिसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक एंड पीयर एजुकेशन प्रोग्राम। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है और सरकार को जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी 0.75 पर लाख पॉपुलेशन है, WHO के हिसाब से 3 पर लाख पॉपुलेशन साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, तो यहाँ पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्लो प्रोग्रेस ऑन रेलवे सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यार, इसके ऊपर मेंस में इस बार क्वेश्चन दिख सकता है आपको, रेलवे सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो जो रेलवे है उसमें सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर कंसर्न व्यक्त किए हैं। रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर 12 कोलोमंडल एक्सप्रेस, याद है कि कुछ उड़ीसा में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता, लगभग 300 लोगों की जान चली गई थी। सो कवच सिस्टम का यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कवच सेफ्टी सिस्टम है इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसे डिटेल में कि कवच सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से दो ट्रेन के बीच में कोलिजन को रोक सकता है अगर ये डिप्लॉय किया गया है। तो अगर सामने से दो ट्रेन आ रही तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं कवच सिस्टम अगर ट्रेनों में और जो ट्रैक हैं वहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो ठीक, तो टोटल जो कवच सिस्टम अभी एम्प्लॉय किया गया है वो 1465 रूट किलोमीटर में एम्प्लॉय किया गया है। टोटल 68,000
426 किलोमीटर का रेलवे रूट है इंडिया में। तो केवल कितना परसेंट डिप्लॉय किया गया है? 2.14% ऑफ इंडियन रेल कवरेज, ठीक, इंडियन रेल ट्रैक कवरेज। टोटल 68,000 है और 1400-1500 किलोमीटर में अभी जो कवच सिस्टम है वो डिप्लॉय किया गया है। बहुत कम है यार ये, है ना, बहुत स्लो प्रोग्रेस चल रही है। हालांकि पिछले 5 सालों में 77% इंक्रीज़ हुआ है डिप्लॉयमेंट, तब भी ये इतना स्लो है, बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के कारण ही, इसमें खराबी आने के कारण ही वो एक्सीडेंट हुआ था बालासोर वाला, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रॉपरली लगाए नहीं जा रहे हैं अभी तक के 2022-23 तक। 2981 रेलवे स्टेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। वहां पर मैकेनिकल सिग्नलिंग हुआ करती थी अभी तक के, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग शुरू हो गई है। और 2023-24 का अगर हम ऐड कर दें तो टोटल 46% स्टेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का क्या है? सिग्नल वाला है यार, अब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हो गई है ना। मान लो कि कोई ट्रैक है, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेन खड़ी हुई है और यहाँ से इसी ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। आपको बाजू वाले, है ना, जो बाजू वाली जो ट्रैक होगा, लूप ट्रैक बोलते हैं उसको, उस पर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और ट्रेन आएगी ऑटोमेटिकली। इनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ये दूसरे लूप पर भेज दिया जाएगा। इसी सिस्टम में खराबी होने के कारण बालासोर एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर लूप चेंज हो गया था और जिस लूप चेंज होने के बाद जिस ट्रैक पर ट्रेन गई वहां पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी थी। तो ये सिस्टम गलत होने के कारण एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये लगा दिए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है जिसमें पीछे से कोई ट्रेन आके कोलाइड ना कर दे, है ना। एक तो कवच लगा रहे हैं कि सामने से कोलिजन ना हो, पीछे से कोई आके ना ठोक दे, तो उसके लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। अंटिल मार्च तक देखें तो केवल 4,431 रूट किलोमीटर में ये सिस्टम कमीशन किया गया है। टोटल 6.47 कवरेज है अक्रॉस द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे, जो काफ़ी कम है, ठीक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेटा है, सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड चीज़ें आएगी तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रपोज्ड ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज प्रोटेक्शनिस्ट। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। ये इंडिया और बाकी यूरोपियन कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है इजीली, वो ट्रेड को रोकेगा और जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं यूके के उनको बेनिफिट देगा। क्या है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स? बेसिकली जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है वो किन के लिए अप्लाई होगा? एनर्जी इंटेंसिव गुड्स के लिए अप्लाई होगा, जो कि कहाँ पर इंपोर्ट हो रहे हैं? यूरोपियन यूनियन में। इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर जो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस हैं, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब गाइडलाइंस बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बोलना चाहिए कि बहुत ही रिलैक्सिंग गाइडलाइन है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है इन गाइडलाइंस को कंप्लाई करने में। तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है स्टील प्रोडक्शन की, आयरन बेस्ड जो गुड्स हैं उसके प्रोडक्शन की, वो बहुत कम आ जाती है ना। लेबर कंप्लायंस भी नहीं करना पड़ता है। तो ओवरऑल एनवायरमेंटल कंप्लायंस इंडिया में कॉस्टली नहीं है, ठीक। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम खूब ज़्यादा। तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर हैं उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन फेस करनी पड़ती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन करनी पड़ रही है यूज़, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। तो भाई कोल का ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो आइटम्स होते हैं, स्टील होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चर होगा यूरोपियन यूनियन का, उनको नुकसान होगा। तो वो बोल रहे हैं कि आप जो है जो भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके स्टील बना रहे हैं उस पे आपको हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, और वो ड्यूटी का नाम क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, है ना। तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल हो रहा है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और ओवरऑल जो स्टील की कॉस्ट है यूरोपियन यूनियन में, जो इंडिया स्टील भेज रहा है, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो लोकल मैन्युफैक्चर है उनको प्रॉफिट होगा। इंडिया कह रहा है कि भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, और ये जो मेजर है आपका, ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जिससे इंडिया को नुकसान होगा। तो
यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि एक तो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोचें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में भी सोचें, और फिर ये डेवलप कंट्री के प्रोटेक्शनिज्म को भी देखें। हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा तो हम कैसे जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी में स्विच करेंगे, पैसा चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बात की है, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पेरिस एग्रीमेंट के स्पिरिट के अगेंस्ट है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। हमें सपोर्ट करना चाहिए आपको। तो अब हम पे टैक्स लगा रहे हैं, अगर हमारा डेवलपमेंट होगा तो हम इजीली ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे। इंडिया को नुकसान क्यों होगा? लगभग 27% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स वर्थ 8.2 बिलियन वेंट टू EU। ये जो है आपका एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, आउट ऑफ मार्केट भी हो सकते हैं अपने स्टील प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, कंसीडर कीपिंग फूड प्राइसेस आउट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट, CEA। क्या कह रहा है? जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग RBI को दी जाती है, क्या रखा जाता है? इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 4 + -2, इसका मतलब 6% से 2% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी RBI का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कंपोनेंट आप जो बास्केट ले रहे हो CPI के, है ना, उसमें फूड प्राइसेस को बाहर रखिए और फिर अपना टारगेट बनाइए 4 ± 2 का। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो फूड प्राइसेस हैं वो वोलेटाइल होते हैं, और फूड प्राइसेस के बढ़ने का कारण सप्लाई बेस्ड होता है। मतलब क्या है? अगर सप्लाई कम हो गई तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जनरली जो RBI टूल यूज़ करता है वो डिमांड कम करने के लिए टूल यूज़ करता है। जो भी शॉर्ट टर्म रेपो रेट बढ़ाया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया, ये सब क्या है? डिमांड बेस्ड टूल्स हैं। इसका मतलब क्या है? इनके बढ़ाने से डिमांड कम होगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। और अगर इन्फ्लेशन सप्लाई कम होने के कारण हुआ है तो फूड प्राइसेस बढ़े ही रहेंगे। तो अगर फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उन वोलेटाइल फूड प्राइसेस को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकती है फूड का, है ना, जो मार्केट है उसमें एक्स्ट्रा सप्लाई डायरेक्टली कर सकती है, सस्ते दामों पर सरकार बेच सकती है। तो सरकार ही यहाँ पर काम क्या कर सकती है? फूड प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, ओवरऑल इन्फ्लेशन। RBI कुछ नहीं कर सकता। तो फिर भी ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो RBI क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है। तो रेपो रेट बढ़ाने से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट नुकसान ये होता है कि जैसे ही ये रेपो रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ओवरऑल इकॉनमी के जो बाकी सेक्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर है, उनको नुकसान होता है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ओवरऑल ग्रोथ को नुकसान होता है, जस्ट बिकॉज की जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि, है ना, एक होता है कोर इन्फ्लेशन जिसमें वोलेटाइल फैक्टर्स नहीं होते, और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये बस ये कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की जगह कोर इन्फ्लेशन एज अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपको रखना चाहिए। आपका टारगेट कोर इन्फ्लेशन को 4 से 6% के बीच में रखना है, मतलब 2 से 6% के बीच में, ना कि आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन को। बस ये कहा जा रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, अलाउ फार्मर टू बेनिफिट फ्रॉम हायर ग्लोबल प्राइसेस से CEA। अगर हम देखें पिछले 1 साल में हमने बहुत आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। कभी बासमती का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, उस पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया, अगर इतने रुपए में खरीदोगे तो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, सस्ते दामों में नहीं देंगे। सो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो गया है? कम हो रहा है। बाहर ग्लोबल वर्ल्ड में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन इंडिया जो है नहीं एक्सपोर्ट कर रहा क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं CEA कि भाई फार्मर्स को बेनिफिट लेने दो, अगर ग्लोबल हाई प्राइसेस है तो आप जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलाउ होने दो, अलाउ करो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? लेट से कि शुगर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, शुगर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सरकार क्या करेगी? एक्सपोर्ट बंद कर देगी। ऐसा मत करो बोल रहा है। आप शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? जैगरी में शिफ्ट करेंगे, गुड़ का खाना सेवन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये महंगा है, ये सस्ता है, गुड़ को खाना यूज़ करेंगे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस शुगर को हमने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो नेक्स्ट बढ़िया चीज़ थी वो थी जैगरी, और जो रिलेटिवली सस्ता था। सो गुड़ का इस्तेमाल बढ़ेगा तो उससे हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप जो है अननेसेसरली जो एक्सपोर्ट है उसमें हस्तक्षेप इंटरवीन नहीं करिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को होने दीजिए। चीज़ें क्लियर है? ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी हुई है, लास्ट 5 ईयर में 4.18% एग्रीकल्चर ग्रो किया है। यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4% ग्रोथ एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। अभी 42% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर रिलाय कर रही है, और 18% इसका लगभग GDP शेयर है एट करेंट प्राइस 18.2%। ठीक, हालांकि 2023-24
फाइनेंशियल ईयर में जब एल नीनो साल था, है ना, ओवरऑल पानी कम गिरा था, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो केवल 1.4% थी। 2022-23 में ये 4.7% थी। सो ओवरऑल देखें तो पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर अच्छा ग्रो किया है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा हो जाएगा। और क्या है, और ये कह रहा है कि एमएसएमई में सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर्मलाइजेशन का और क्रेडिट का। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकॉनमी बोलते हैं बार बार। इसका मतलब ये है कि जितने भी उद्योग हैं वो सरकारी रेगुलेशन के अंदर उन्हें लेकर आना है। जैसे ही वो गवर्नमेंट रेगुलेशन रजिस्टर हो जाएंगे वो फॉर्मलाइज हो जाएंगे। फिर उनको आईटीआर भरना पड़ेगा, भले ही उनको टैक्स ना लग रहा हो, छोटे उद्योगों को नहीं लगेगा, तब भी वो भरेंगे तो इन्फॉर्मेशन सरकार को मिलेगी इसमें कितने लेबर काम कर रहे हैं, लेबर लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत है। जैसे ही फॉर्मलाइज करेंगे इनको, इनका एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट की नज़रों में आएगा और इन्हें एक्सेस क्रेडिट आसानी होगी, है ना। जो क्रेडिट का एक्सेस है बैंक्स के थ्रू वो आसानी से मिल सकेगा और बहुत सारी स्कीम का लाभ भी उठा सकेंगे जो सरकार स्कीमें चला रही है एमएसएमई के लिए, वो भी। तो मेन जो चैलेंजेस हैं एमएसएमई के वो यहाँ दिए हुए हैं। पहला चैलेंज है फॉर्मलाइजेशन रिलेटेड, एक्सेस टू फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस नहीं मिल पाता इनको, वर्किंग कैपिटल नहीं होती। इसके अलावा टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू है, नो हाउ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, पुराने तरीके से अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन नहीं है, मार्केट से के बारे में इतना नहीं जानते हैं, मार्केट में इतना ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, स्किलिंग की कमी है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या है, इश्यूज़ हैं। यहाँ पर एक लाइन में दिया है, पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे में। ओवरऑल अगर हम एमएसएमई की बात करें तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होता है उसका एमएसएमई 35% आउटपुट दे रहा है। एक्सपोर्ट की बात करोगे तो 45% जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई से हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये, और इसके थ्रू बहुत बड़े लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एमएसएमई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था। होपफुली आपको हर एक चीज़, हर एक डेटा क्लियर हो गया होगा। जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कल वाले एडिटोरियल एनालिसिस में, जब कल तो बजट है, कल भी एडिटोरियल नहीं लेंगे, कल बजट पूरा डिस्कस करेंगे आराम से, है ना। वो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें आएंगी, और सबके नोट्स बना के रखो यार। ये आज जो सर्वे में आया है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट वाली चीज़ें, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।